गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दीपोरबिल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपोरबिल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर मिजोरम में। तो फ्रेंड, हमारा आंसर क्या हो गया, असम में। ठीक है, असम में दीपोरबिल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो आइए देखते हैं ये क्यों चर्चा में रहा है। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा असम में गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित दीपोरबिल वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित कर दिया गया है। देखिए, यहाँ से दो चीज़ें बन गई। एक तो दीपोरबिल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, असम के गुवाहाटी में है। और अभी हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र या फिर इको सेंसिटिव जोन। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र क्या होते हैं। मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान है या फिर कोई वन्यजीव अभयारण्य है, उसके आसपास कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिससे इस क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो। ये गतिविधियां किस तरह की हो सकती हैं, जैसे कि बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल को साफ किया जा रहा है, या फिर अत्यधिक जनसंख्या दबाव इस क्षेत्र में हो रहा है। तो ऐसी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए या फिर प्रतिबंधित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र या फिर इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, जिससे कि इस क्षेत्र को पुनः संरक्षित किया जा सके। ठीक है, ये एक मेन तरह से उद्देश्य होता है। फ्रेंड, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो इको सेंसिटिव जोन है, इस शब्द का उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है। तो देखिए, इस शब्द का उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता है, खासकर जब आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। तो फ्रेंड, इसमें जो है इको सेंसिटिव जोन शब्द का उल्लेख हमें नहीं मिलता। यहाँ से एक पॉइंट बन जाता है, खासकर अगर आप पीसीएस का मेंस देंगे या फिर यूपीएससी का भी देंगे तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट बनता है कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का जो उल्लेख है, जो शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है या इस जगह मिलता है, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। तो देखा जाए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में इको सेंसिटिव जोन का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। और किसी भी क्षेत्र को, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए या फिर वन्यजीव अभयारण्य या फिर ये सारे क्षेत्रों के जो 10 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों को हम इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित करते हैं। तो ये चीज़ कहाँ हमें मिलती है, किस जगह उल्लेख मिलता है, तो ये हमें मिलता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002। ठीक है, 2002 में हमें कोई भी क्षेत्र जो है, कोई भी संरक्षित क्षेत्र के आसपास जो 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ये शक्ति कहाँ से मिलती है हमें, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 से। तो इस तरीके से देखा जाए, जो आपका इको सेंसिटिव जोन क्या हो गया, एक उच्च संरक्षित क्षेत्र से निम्न संरक्षित क्षेत्र के मध्य का संक्रमण क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारी एक एक चीज़ों को आप पॉइंट आउट कर लीजिए, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, जो चीज़ मैं बताती चल रही हूँ। आइए थोड़ा दीपोरबिल के बारे में देख लेते हैं कि दीपोरबिल असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र होने के अलावा राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बन सकता है फ्रेंड। अभी हाल ही में देखा जाए तो 46 रामसर साइट्स हो गई हैं भारत में, जिसमें से 4 नई साइट्स बनाई गई, 2 आपके हरियाणा से और 2 आपके गुजरात से। तो आपको 4 साइट्स के नाम पता होने चाहिए। तो इसी के साथ देखा जाए तो असम का एकमात्र जो रामसर साइट्स है वो आपका दीपोरबिल वन्यजीव अभयारण्य है, और जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी के साथ देखा जाए तो असम में देखा जाए कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो वर्तमान में 18 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिसमें देखा जाए मारत लुंगरी वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है असम का। ठीक है, असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये चीज़ देख लीजिए। तो असम में देखा जाए वर्तमान में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड, ये जो देहिंग पटकाई है और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, उसे हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अभी जो विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून को, उसी समय
दो नए राष्ट्रीय उद्यान शामिल किए गए हैं, एक आपका देहिंग और दूसरा आपका रायमोना। तो इसी के साथ देखा जाए तो असम में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। और इसी के साथ भारत में जो तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जो है जो उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में हो गया। तो पहले पे कौन है? सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान इस समय वर्तमान में देखा जाए तो वो आपका 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? एमपी में है, ठीक है। और इसी के साथ आगे देखेंगे तो अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो दूसरे नंबर पर। आपका तीसरे नंबर पे कौन सा हो गया? 7 राष्ट्रीय उद्यान के साथ तीसरे स्थान पे आपका हो गया असम, ठीक है। तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कितना? 12। दूसरे नंबर पे कौन? अंडमान निकोबार, कितने राष्ट्रीय उद्यान? 9। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम। तीसरे नंबर पे जो है किसके पास सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान? असम, कितने हैं? 7। किसे 2 नया शामिल किया गया? देहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को। काजीरंगा और मानस जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो बताइए, महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये इसका आयोजन किया जा रहा है फ्रेंड फ्रांस में, भारत में, इटली में या फिर जर्मनी में। तो फ्रेंड आंसर क्या हो जाएगा? इटली में, ठीक है। इटली में महिला अधिकारिता पर आधारित G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो महिला अधिकारिता पर आधारित महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली के सांता मार्गेरिटा लिंगूर में आयोजित किया जा रहा है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? इटली के सांता मार्गेरिटा में। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि ये पहली बार किया जा रहा है। तो भारत की तरफ से किसने इस सम्मेलन को संबोधित किया, तो ये हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की तरफ से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, जिनका नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी, ने इस बैठक को संबोधित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन घड़ियाल वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड आज के अगर देखें ना, आज के करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड ज़्यादा मिलेंगे। तो आज आप जो आज के डेट को करंट अफेयर्स को आप इसका अगर थीम रखो ना तो ये इन्वायरमेंट बेस्ड थीम आप रख सकते हो और सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सोन घड़ियाल वन जीव अभयारण्य जो स्थित है वो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो सोन घड़ियाल वन जीव अभयारण्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्यों चर्चा में है ये। तो मध्य प्रदेश स्थित सोन घड़ियाल वन जीव अभयारण्य में घड़ियालों की आबादी में गिरावट आई, इसी कारण ये क्या है, काफ़ी चर्चा में है। तो सोन घड़ियाल जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में और IUCN की लाल सूची में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, जो सोन घड़ियाल है, ठीक है, जो सोन घड़ियाल है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भी और साथ ही साथ IUCN की लाल सूची में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। IUCN फ्रेंड, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। इसको जब बनाया गया था 5 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी, 5 अक्टूबर 1942 को। 5 अक्टूबर को फ्रेंड क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है और नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा करो क्योंकि एग्ज़ाम का जो नेचर होता है ना ऐसे ही होता है। आपको कनेक्ट करने आएगा ना तो आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे। चीज़ें कनेक्ट करो ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ई श्रम पोर्टल जो है वो असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए है। किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो देख लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो देखा जाए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। और इस समय देखा जाए केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री कौन है आपके फ्रेंड? भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव जी हैं, ध्यान रखिएगा। आपको मंत्रियों के भी नाम पता होने चाहिए। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल से देश में असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी। तो एक तरीके से देखिए, जब सारे जितने भी असंगठित क्षेत्र से संबंधित जो कामगार हैं, जब उनका डेटा तैयार रहेगा तो उस डेटा का इस्तेमाल करके सरकार उनके लिए योजनाओं को बना पाएगी। उन योजनाओं को क्रियान्वयन भी करने के लिए ये डेटा जो है सरकार को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो इस कारण से श्रम पोर्टल को तैयार किया गया है, ताकि जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं वो अपना जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, और इससे सहायता किसको सहूलियत होगी, सरकार को उन तक उनके लिए योजनाएं उनके लिए बनाने के लिए उनको काफ़ी सहूलियत होगी। फ्रेंड, सबसे मेन चीज़ डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में जितने भी कामगार हैं उनका कितना प्रतिशत जो है वो कामगार जो है वो असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। तो देखा जाए आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018-19 के अनुसार भारत के कुल कार्यबल का 93% असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। ठीक है, कितना प्रतिशत? 93%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ज्योग्राफी से भी ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग आ जाता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। सिर्फ आपके करंट में तो ये न्यूज़ में ही है, साथ ही साथ जब आप ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, देख लेते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिण महासागर। तो हमारा आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह जो है वो स्थित है। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि चागोस द्वीप समूह मध्य हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है। ठीक है, कई द्वीपों का जो समूह होता है उसी को द्वीप समूह कहते हैं, और चागोस द्वीप समूह कहाँ पे है, हिंद महासागर में है। बात करें इसके बारे में थोड़ा, तो 19वीं शताब्दी में चागोस द्वीप समूह मॉरिशस द्वारा शासित था, जो एक ब्रिटिश उपनिवेश था। ध्यान रखिएगा, जो चागोस द्वीप समूह पहले जो है वो संबंधित किससे था, मॉरिशस से था। और जो कि मॉरिशस किसका उपनिवेश था फ्रेंड, ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, जिसमें से एक भारत भी था, जहाँ आज हम लोग हैं। हम भी कभी जो ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। इसी तरह मॉरिशस भी था, वो ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। लेकिन जब ब्रिटेन ने 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्र किया, तो जो चागोस द्वीप समूह है उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। यानी कि जो मॉरिशस को स्वतंत्र करने के बाद भी मॉरिशस का जो द्वीप था चागोस द्वीप समूह, उसको अपने नियंत्रण में रखा, जिसको लेकर के जो मॉरिशस है वो लगातार ब्रिटेन से संघर्ष कर रहा है, ताकि वो ब्रिटेन अपना अधिकार, अपना कब्जा हटा दे और वो चागोस द्वीप समूह है वो मॉरिशस को लौटा दे। और यूएन में अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए कि यूएन जो है वो लगातार मॉरिशस के पक्ष में फैसला दे रहा है, ब्रिटेन को लगातार कह रहा है कि वो चागोस द्वीप समूह से अपना अधिकार को हटा दे और वो रिटर्न कर दे किसको, मॉरिशस को, जिसकी वजह से ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि चागोस द्वीप समूह को लेकर के किन दो देशों के बीच में संघर्ष है, वो ब्रिटेन और मॉरिशस को लेकर के। चागोस द्वीप समूह कहाँ है, हिंद महासागर में है। इससे रिलेटेड एक और जो टॉप न्यूज़ बनती है जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि इस द्वीप समूह पर डियागो गार्सिया रणनीतिक अमेरिकी एयरबेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अमेरिका का एयरबेस हिंद महासागर में है, और वो कहाँ पे है, वो है चागोस द्वीप समूह के एक द्वीप पर जिसका नाम है डियागो गार्सिया। ठीक है, तो चागोस द्वीप समूह के एक द्वीप पर अमेरिकी एयरबेस है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। ठीक है, इसको लीज पे दे दिया था ब्रिटेन ने अमेरिका को। ठीक है, देखो द्वीप किसी और का, कब्जा किसी और का, और लीज पे कोई और किसी को दे रहा है, ऐसे ही चलता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी दिया है। तो बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो हमारा फ्रेंड आंसर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी देने वाला राज्य है उड़ीसा। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक यानी कि 2025 तक सड़क पर 20% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को संचालित करना है। ठीक है, 2025 तक जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को संचालित करना है। केंद्र सरकार का क्या लक्ष्य है देखा जाए तो केंद्र सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक कारों और दोपहिए वाहनों की बिक्री को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में भी कितना है
1% से भी कम है। देखा जाए लगातार पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चुनौतियां आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इन सब चुनौतियों को कम करने के लिए या फिर इन चुनौतियों को सामना करने के लिए, साथ ही साथ देखा जाए जो आपका लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक कारों और दोपहिए वाहनों को प्रमोट किया जा रहा है, जिसके लिए 2030 तक सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है, 30% लक्ष्य रखा है ताकि उसकी बिक्री हो। और साथ ही साथ उड़ीसा सरकार ने जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को बनाया है, मंजूरी दी है, उसमें जो लक्ष्य रखा गया 20% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को संचालित करने का। और फ्रेंड आपको 2015 का पेरिस समझौता भी पता होना चाहिए, इसी से रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेरिस समझौते को भी अमल में लाने के लिए ये सारी नीतियाँ जो है सरकार के द्वारा चलाई जा रही, योजनाएँ बनाई जा रही हैं, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए, राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले आयुध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए एक तरह से कि पहला जो है आयुध विश्वविद्यालय किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी किस जिले में है, तो देख लेते हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर गोरखपुर। तो हमारा फ्रेंड आंसर क्या हो गया, गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर जिले में पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला राष्ट्रपति के द्वारा रखी गई है। आइए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर जिले के बहट प्रखंड के पीपरी तरकुलहा गांव में, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत अगर इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाकर के पूछ दिया और आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसे भी कर सकता है कि उत्तर प्रदेश का जिला दे देगा और साथ ही साथ जिले में पूछ लेगा कि किस गांव में है, तो आपको तरकुलहा गांव पता होना चाहिए। तरकुलहा गांव में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा, तो इस विश्वविद्यालय को महायोगी गुरु गोरखनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश आबिदजान के 27वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में प्रशासन परिषद चुना गया है? तो 27वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में प्रशासन परिषद किसे चुना गया है? वो चुना गया है ब्रिटेन को, भारत को, जर्मनी को या फिर चीन को। तो फ्रेंड वो कोई नहीं है, वो हमारा प्यारा देश भारत है। भारत को ही आबिदजान में 27वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में प्रशासन परिषद चुना गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत को आबिदजान में 27वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में प्रशासन परिषद के लिए चुना गया है। और भारत को कितने वोट मिले थे भारत के पक्ष में? तो 156 में से 106 वोट, यानी कि 106 वोट जो है वो भारत के पक्ष में से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता। आइए थोड़ा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में देख लेते हैं कि जो आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इसकी स्थापना देखा जाए 1874 में हुई थी और साथ ही साथ यह दुनिया का दूसरा सबसे पुराना संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दूसरा, यानी कि पहला भी कोई होगा तो फ्रेंड पहला जो है वो आपका ILO है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, बात करें इसकी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की तो फ्रेंड ये 1874 में बना था। 1875 में इसको लागू किया गया और 1948 में ये आपका यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी बन गया। ठीक है, और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ये एक डाक क्षेत्र का प्राथमिक मंच है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देशों को देखें तो 182 है और साथ ही साथ ये मुख्यालय जो है इसका है बर्न, स्विट्ज़रलैंड में है और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है वो है मासाहिको मोटेगी। ठीक है, बात कर ले ILO की फ्रेंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना की बात करें फ्रेंड तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में वर्साई की संधि से। ठीक है, 1919 में वर्साई की संधि हुई थी फ्रेंड। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ था, वर्साई की संधि, उसी के दौरान ILO की स्थापना की गई थी। और 1946 में जाकर के जो ILO है, 1946 में ILO जो है वो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बना। ठीक है, यूनाइटेड नेशन उसी समय बना था यूनाइटेड नेशन, और उसकी प्रथम जो एजेंसी बन गई वो कौन बना? ILO। इसी कारण जो है ILO जो है वो सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया। और दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा हो गया फ्रेंड? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ILO का हेडक्वार्टर फ्रेंड कहाँ पे? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि
हाल ही में किस राज्य के जन शिक्षण संस्थान ने नीलांबुर जंगल क्षेत्र के भीतर कुछ दूर दराज की आदिवासी बस्तियों में हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था किया है? तो बताइए कौन से राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल राज्य के जन शिक्षण संस्थान ने नीलांबुर जंगल क्षेत्र के भीतर जो आदिवासी बस्तियां हैं वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की केंद्र सरकार ने किस संस्था के साझा प्रयासों से देश की पहली क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर यानी कि क्विसिम टूलकिट लॉन्च किया है? किसके द्वारा, किसके सहयोग से? तो देखा जाए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक, उपयुक्त तीनों संस्थानों के सहयोग से। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों संस्थानों के सहयोग से। आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सीडेक के साझा प्रयास से देश की पहली क्वांटम कंप्यूटर जिसका नाम है क्यूसिम, ठीक है, टूल किट लॉन्च किया है। और यह पूरी तरीके से देखा जाए स्वदेशी टूल किट है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इससे किसमें मदद मिलेगी? तो क्विसिम टूल किट से प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने, उसे समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आज का हमारा जो MCQs था वो हमने कंप्लीट किया। फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं और आज देखते हैं कि हमारे लिए फैक्ट्स ऑफ द डे क्या है, क्योंकि फैक्ट्स ऑफ द डे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दिल्ली सरकार के द्वारा देश के मेंटर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को। ठीक है, तो जो दिल्ली सरकार के द्वारा देश के मेंटर अभियान चलाया जा रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को। उड़ीसा सरकार द्वारा बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्रेंड किसे प्रदान किया गया? अमित रोहित दास को। ठीक है, अमित रोहित दास को उड़ीसा सरकार के द्वारा बीजू पटनायक खेल रत्न दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस फ्रेंड 29 अगस्त को, 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। ठीक है, वो एक हॉकी प्लेयर थे और उन्हीं की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न कर दिया गया, जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड होता है। ठीक है, भारत का वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार कितने तक पहुंच गया है? फ्रेंड ये बहुत डेटा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। ये डायरेक्ट पूछता है कि कितना विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, इस तरह डेटा आता है। तो 616.894 अरब डॉलर। ठीक है, तो इसी के साथ देखा जाए जो भारत है वो उसका कितना विदेशी मुद्रा भंडार हो गया? फ्रेंड ये चौथे नंबर का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। तो इतने अरब डॉलर के साथ यानी कि 616.894 अरब डॉलर के साथ जो भारत है वो चौथे स्थान पे है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। तो चीन के पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का भंडार है। ITBP यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है उसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वो अजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। चेक इंटरनेशनल टेबल टेनिस के विजेता किसे बनाया गया? जी साथियान को बनाया गया है। मोरक्को देश ने राजनयिक संबंध तोड़े, कहाँ पे? अल्जीरिया से इसने तोड़ दिया। मोरक्को एक अफ्रीका की कंट्री है और वहीं से वहाँ का जो उसने अफ्रीका की कंट्री मोरक्को ने अल्जीरिया के साथ अपने राजनयिक संबंध को तोड़ दिए। ठीक है, NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की गई। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू किया गया। किसके द्वारा? NTPC के द्वारा यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा खेल पेंशन दी जाएगी। किस राज्य सरकार के द्वारा? असम राज्य सरकार के द्वारा। यानी कि असम के सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? जो राष्ट्रीय खेलों में जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है ऐसे खिलाड़ियों को असम सरकार के द्वारा पेंशन देने जाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, शुरुआत की गई है। पुस्तक है जिसका नाम है
बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक के लेखक है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। ठीक है, तो आज का ये हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे था। आइए हम देख लेते हैं कुछ यूपी स्पेशल, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो न्यूज़ थे, जो करंट इवेंट्स थे, जो भी चर्चा में रहते। फ्रेंड, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो न्यूज़ है उनको भी शामिल किया जाए, तो उन्हीं से संबंधित आज मैं न्यूज़ लेके आई हूँ। उसे देख लेते हैं। क्या है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हॉकी कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? ये लखनऊ में किया जा रहा है। ठीक है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हॉकी। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है उत्तर प्रदेश में? तो काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन सिद्धार्थनगर में किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला जा रहा है फ्रेंड? उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदला जा रहा है, उसका नाम क्या है फ्रेंड? रखा जाएगा हरिगढ़। ठीक है, तो अलीगढ़ का नया नाम क्या होगा? हरिगढ़, यानी कि हरि का गढ़। लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड? उत्तर प्रदेश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़ की ओर जाने वाली सड़क का नाम यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे रखा जाएगा। किसके मुख्यमंत्री, कौन, किसके नाम से फ्रेंड? कल्याण सिंह के नाम से जो उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़ की ओर जो सड़क जा रही है उसका नाम अब कल्याण सिंह मार्ग रखा जाएगा। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, ये मुख्यमंत्री थे बहुत। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से आज का हमारा जितने भी हमारी न्यूज़ थी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, हमने एक एक करके उनको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। फ्रेंड, जब भी आप सीरीज़ को देखिए लाइक करना नहीं भूलिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक देना नहीं भूलिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ पे चीज़ें इंप्रूव करनी, कहाँ पे चीज़ें मुझे ऐड करनी है, क्या चीज़ लाना है, कैसे लाना है, वो काफ़ी हेल्प करता है आपका फीडबैक। ठीक है, और फ्रेंड लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।